चलिए, तो आज के लेक्चर में आपका स्वागत है। और आज के लेक्चर में हम लोग का फिर से जो कल वीडियो बना था, क्या चीज़ का बना था, जो हम लोग टेस्ट लिए थे आपका, उसका हम लोग 1 नंबर वाले क्वेश्चंस और 3 नंबर वाले क्वेश्चंस को क्या किए थे, हम लोग सॉल्व किए थे। अभी जो है इस लेक्चर में हम लोग उसी टेस्ट पेपर का 5 नंबर वाला क्वेश्चन को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। जो भी वीडियो के माध्यम से अगर हमें देख रहे हैं, उनसे हम बताना चाहते हैं कि अगर आप CBSE में 95% प्लस चाहते हैं तो जितना भी मैं टेस्ट ले रहा हूँ और उसके टेस्ट के डिस्कशन करा रहा हूँ, वो टेस्ट के पेपर भी लोग सॉल्व करें, और अगर नहीं आता हो तो वो डिस्कशन को देखें, समझें, ठीक है ना। लास्ट में मतलब आप जब ये वीडियोस देख लो या आप खुद से सॉल्व कर लो, उद्देश्य ये होना चाहिए कि जो भी टेस्ट पेपर में आपको क्वेश्चन दिए गए हैं वो आपको आने चाहिए, आपके पेन से बनना चाहिए। बात समझ गए आप? बोलिए। तो इस बात को ध्यान से दिमाग में बिठा लीजिए कि जितने भी टेस्ट हो रहे हैं वो छोड़िए भी मत, और जो टेस्ट में क्वेश्चंस आ रहे हैं अगर वो आपसे नहीं बन रहे हैं तो उनको सीखिए, कैसे बनेगा वो समझिए, ठीक है। तो चलिए आज का लेक्चर हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं क्वेश्चन दिखा दे रहा हूँ सारे बच्चों को। जो लोग मतलब पिछला वीडियो नहीं देखे हैं वो इस वीडियो में भी देख के ये क्वेश्चन सारे क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं, खुद से सॉल्व कर सकते हैं। फिर अगला जो है 15 से लेके 19 तक, इसे भी सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन 15 से लेके आगे जो बचा हुआ था, ठीक है। क्या कह रहा है, पढ़िए। दोनों वर्जन में क्वेश्चन दिया गया है, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। क्या कह रहा है, पढ़िए। किसकी बात हो रही है? डायगोनल की। तो आप लोग को कॉपी हम जब देखें तो उसमें लॉन्गेस्ट मतलब लेंथ को आप लिख रहे हो कि x + 60 और पता नहीं और किसी भी चीज़ को x + 80। सर आप पहले फिगर तो बना लो। फिगर बना लोगे तो आपको फिगर में कुछ नज़र आएगा ना कि डायगोनल ये है, बेस ये है, लेंथ ये है। जैसे ही बोला डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड, तो आपको एक फील्ड बनाने में क्या दिक्कत है, एक रेक्टेंगुलर फील्ड बना दीजिए। इस रेक्टेंगुलर फील्ड में जो इसकी डायगोनल है, जो इसकी क्या है, डायगोनल है, उस डायगोनल के बारे में क्या कमेंट किया जा रहा है कि द डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 60 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड। इसमें शॉर्टर साइड कौन होगा? अगर मैं इसे A बोलूँ, इसे B बोलूँ, इसे C बोलूँ, इसे D बोलूँ, शॉर्टर साइड कौन होगा? BC। तो BC से कंपेयर किया गया है किसका? डायगोनल का। BC जितना भी होगा नहीं मालूम, लेकिन जितना भी होगा उससे AC कितना लंबा है? 60 मीटर अधिक है। तो कंपेयर किससे हो रहा है सर? तो जिससे कंपेयर, मैं उस समय भी पढ़ा रहा था जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उस समय भी बोला था कि जिससे तुलना किया जाता है, जिससे कंपैरिजन किया जाता है, उसी को कुछ मानिए। बात समझ में आ रही है? तो इसको हम मान लेंगे x। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये कितना हो जाएगा सर? x + 60। फिर आगे क्या था? इफ़ द लॉन्गर साइड इज 80 मीटर, ये हो गया था क्या कल? इफ़ द लॉन्गर साइड इज 80 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड। जो लॉन्गर साइड है, जैसे एक रेक्टेंगल में क्या होता है, एक लंबाई होता है और एक चौड़ाई होता है, एक डायगोनल होता है। तो डायगोनल के बारे में बोला गया कि वो 60 अधिक है, और चौड़ाई यानी कि लॉन्गर साइड के बारे में क्या बोला गया कि वो x + 80 अधिक है। फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द फील्ड। अब आप लोग को लग रहा होगा कि सर डायगोनल बड़ा होना चाहिए और बेस। मैं ये क्वेश्चन कराया हूँ शायद, उसी दिन कराया, जिस दिन टेस्ट लिए तो उसी दिन। टेस्ट लिए थे या उससे पहले? उसके बाद, टेस्ट लेने के बाद, हाँ उसी दिन बताए थे। अच्छा वो अच्छा ऐसे ही वीडियो नहीं बना था। तो देखो अगर ऐसा नहीं पॉसिबल है, हेलो, अगर ऐसा पॉसिबल नहीं है तो अपने ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट क्या आएगा? डिस्क्रिमिनेंट क्या आएगा? नेगेटिव। क्योंकि यदि ऐसा संभव नहीं है, यानी कि ये पॉसिबल नहीं है, कब? जब D नेगेटिव हो। क्योंकि जब D पॉजिटिव होता है तो रूट्स रियल हो जाते हैं, तो अपने आप जो भी इक्वेशन बनेगा उसका डिस्क्रिमिनेंट पक्का क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। क्या बात समझ में आ गई?
ठीक है, तो यहाँ पे क्या थ्योरी लगेगा, डायगोनल में और बेस में और परपेंडिकुलर में कोई रिलेशन आपको नज़र आ रहा है कि नहीं आ रहा है? पाइथागोरस, क्योंकि ये क्या है, डिग्री का एंगल है 90 डिग्री का। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में लेट करेंगे, लेट लेंथ ऑफ शॉर्टर साइड या शॉर्टेस्ट साइड टू बी x मीटर। देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लेंथ ऑफ डायगोनल लेंथ ऑफ डायगोनल कितना होगा सर? x प्लस 60 एंड लेंथ ऑफ लॉन्गर साइड वो कितना है सर? x प्लस 80। अब मैं क्या लिखूँगा यहाँ पे, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम क्या लिखूँगा मैं, x प्लस 60 का होल स्क्वायर, x प्लस 60 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x प्लस 80 का होल स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। कोई दिक्कत है? नहीं सर। अब मैं a प्लस बी के होल स्क्वायर पे से तोड़ूंगा, बोलो कितना होगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू बी होगा इज इक्वल टू x प्लस 80 का होल स्क्वायर क्या होगा सर, x स्क्वायर प्लस 80 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 80 2ab, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस x स्क्वायर अलग से होगा। अब लेफ्ट हैंड साइड में कितना आया, एक्स स्क्वायर प्लस सजा के 3600 प्लस 6 दूना के 12 120 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर, फिर 8 दूना के 16 160x और 80 का स्क्वायर क्या होगा सर, 8 8 64 और डबल। मैं सारी क्वांटिटी इधर से उधर भेज देता हूँ, इधर क्या होगा सर 0। 2x स्क्वायर के साथ x स्क्वायर जाएगा तो सर घटेगा ना, तो 2x स्क्वायर में से 1x स्क्वायर घटेगा तो, और 120x उधर जाके घटेगा तो पहले 100 घटा लो तो 20 घटा लो 40, प्लस में कि माइनस में, प्लस में सर, क्योंकि उधर ज़्यादा है। 3600 उधर जाएगा वो भी घटेगा सर, तो 6400 में से 3600 घटाओ पहले, तुमको सिर्फ 64 में से 36 घटाना है, तो 14 में से 6 गया 8 बचा और 5 में से 3 गया 2 बचा और डबल 0, प्लस की माइनस सर प्लस। तो आपने देखा कि x स्क्वायर प्लस 40x प्लस 2800 बराबर 0 आया। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हम डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे, क्या निकालेंगे सर, डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे, क्या होगा सर, b स्क्वायर माइनस b कितना है, b कितना है बताइए, तो 40 का स्क्वायर, 40 का स्क्वायर, आगे सर माइनस 4, a का नाम 1 और c का नाम, तो यहाँ से आप देखेंगे कि डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव आएगा। 4 का स्क्वायर 1600, बोलो। और अब तुम सोचो कि इधर गुना करने की ज़रूरत नहीं है सर, क्यों सर, मैं बोलूँगा कि 2800 खुद ज़्यादा है 1600 से, 28 सॉरी प्लस हो गया गलती से, यहाँ बीच में क्या था माइनस था, 2800 अधिक है कि नहीं 1600 से, तो अगर हम 1600 में से 2800 ही घटाते तो निगेटिव आता, तो 28 में 4 का गुना कर लेंगे तो और बड़ा नेगेटिव, इसका मतलब कि रिज़ल्ट जो है क्या आएगा निगेटिव। और डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव होते ही मैं क्या बोल दूंगा कि ऐसा रेक्टेंगुलर फील्ड पॉसिबल ही नहीं है। एक आयताकार खेत का विकर्ण, इसकी छोटी भुजा 60 मीटर अधिक लंबा है, यदि लंबी भुजा छोटी भुजा से 80 मीटर अधिक लंबी है तो खेत के भुजाओं की लंबाइयाँ ज्ञात कीजिए। तो मैं बोलूँगा ऐसा आयताकार खेत संभव ही नहीं है, ऐसा रेक्टेंगुलर फील्ड पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा पॉसिबल होता तो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू पॉजिटिव आती और वहाँ से x की 2 वैल्यू आती और वही x हमारा लेंथ ब्रेड्थ होता और x प्लस 80 लेंथ होता। लेकिन ऐसा x अब आएगा ही नहीं, क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट ही क्या आ चुका है निगेटिव।
तो मैं यहाँ से क्या लिख दूंगा इसका सॉल्यूशन में आगे, इसके आगे मैं क्या लिख दूंगा बताओ? हाँ, दिस रेक्टेंगुलर फील्ड इज नॉट पॉसिबल, दिस रेक्टेंगुलर फील्ड इज नॉट पॉसिबल। क्या ये बात समझ में आया? ये आपके सारे ये क्वेश्चन हम दिए थे, ये सीबीएसई में पूछे गए क्वेश्चन प्रीवियस ईयर थे। आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन क्या है? 16वां पढ़िए। अरे यार ये एक पता हो गया, पिता था। ये क्या था सर? ये क्या था सर? ये क्या था? आपको हुई असुविधा के लिए हमें खेद है। यहाँ पे क्या था? पिता। एक पिता और उसके बेटे की आयु का योग 45 वर्ष है। 5 वर्ष पहले उनकी आयु वर्षों में का गुणनफल 124 था। उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। क्या होता है लैंग्वेज वाले क्वेश्चन में कि सीबीएसई वालों को भी इसको पढ़ने से समझ में कभी कभी नहीं आता है। मैं क्या करूं, है ना, मैं क्या करूं? तो सीबीएसई में भी आपको हिंदी वर्जन दिया रहता है ना, तो आप जब भी सीबीएसई का क्वेश्चन बनाए दोनों का प्रैक्टिस किया करें। क्यों? क्योंकि हमें हिंदी को भी पढ़ के उसको सॉल्व करने आ गया तो हमको मार्क्स उतना ही मिलेगा। बात समझ में आ रही है? और अगर हमें आदत नहीं रहेगी हिंदी को पढ़ के बनाने की, तो एग्ज़ाम में मेरी आदत बनी नहीं रहेगी। मैं इंग्लिश को पढ़ के बनाने का कोशिश करूंगा और प्रेशर इतना रहेगा कि हिंदी को मैं देख नहीं पाऊंगा। एग्ज़ाम में प्रेशर रहता है सर, 3 घंटे में ही सारा पेपर क्वेश्चन सॉल्व करना है ना, वो 4 घंटे आपको नहीं देने वाला। तो इसीलिए दोनों को पढ़ के क्वेश्चन बनाने का कोशिश हमेशा किया कीजिए। 10 कुछ इंग्लिश वाला बात समझ में आ जाएगा, कुछ हिंदी वाला, कॉम्बिनेशन करके बना लेंगे। जो बातें हमें हिंदी में इंग्लिश में नहीं समझ में आ रही है हम इंग्लिश में समझ लेंगे, और जो इंग्लिश में नहीं आ रही है वो हिंदी में समझ लेंगे। ठीक है? क्या लिखा है? द सम ऑफ एजेस ऑफ फादर एंड हिज सन इज 45 ईयर्स। एक पिता और एक पुत्र के आयु का योगफल, एडिशन कितना है सर? 45 वर्ष है। तो दोनों को जोड़ के ना 45 वर्ष है। आप किसी एक का एज जानते हो? नहीं जानते हो ना? बोलो। तो किसी एक का तो मानना पड़ेगा। तो पहले आगे पढ़ते हैं। अगर किसी से कंपैरिजन किया गया होगा, किसी से कंपेयर किया गया होगा तो कंपैरिजन वाला चीज़ मानूंगा, नहीं तो ऐसे तो मैं मान ही सकता हूँ। आगे क्या है? 5 years ago, 5 वर्ष पहले, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन ईयर्स, 5 वर्ष पहले उनके एज में जो गुणनफल है वर्षों में, मतलब सबका एज वर्ष में है। ऐसा नहीं है कि 10 साल 2 दिन या 10 साल 6 महीना, ऐसा नहीं है। या दोनों 10 साल के हैं या दोनों 20 साल के हैं या दोनों 15 साल के हैं। मैंने समझ रहे हो ना आप? वॉज 124। तो आज से 5 वर्ष पहले एज का गुणनफल हो रहा है कि आज हो रहा है? 5 साल पहले। तो आज जो है पिता अगर x वर्ष का हो रहा है तो 5 वर्ष पहले वो कितना का हो रहा होगा? x माइनस 5। अगर आज वो 40 वर्ष का हो रहा है तो 5 वर्ष पहले कितना का हो रहा होगा? 35 का। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? तो हम तो नहीं जानते हैं कि आज भी वो कितने का है, तो हमें तो मानना पड़ेगा। उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। डिटरमाइन देयर प्रेजेंट एज, माने किसका किसका? पिता का भी और पुत्र का भी। तो मैं क्या कर लूँगा? मान लूँगा। लेट एज ऑफ, किसी का भी मान सकते हो क्योंकि यहाँ कंपेयर किसी से नहीं किया गया है। लेट एज ऑफ सन कितना? एज ऑफ द सन टू बी x ईयर। ठीक है? देन एज ऑफ हिज फादर कितना होगा सर? 45 है तो 45 माइनस x। कुछ बच्चे को मैं देखा हूँ कि कॉपी पे वो y वर्ष मान रहे हैं। कोई बात नहीं, कोई गलती नहीं, लेकिन आपने अगले स्टेप में क्या करना है आपको कि सर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों का जोड़, पिता के उम्र का और बेटा का उम्र का जोड़ कितना है सर? तो आप जरा देखो कि y बराबर कितना आएगा यहाँ से?
वाई कितना था सर? एज ऑफ हिज फादर, क्या वो 45 माइनस एक्स नहीं आया? तो कहानी, कान को ऐसे पकड़ो या घुमा के हाथ पकड़ो, बात एक ही है। एक को एज को मानो एक्स, दूसरे को मानो वाई, और बोलो कि दोनों का एज का सम भैया 45 है, तो एक्स प्लस वाई बराबर 45। फिर वाई निकालोगे तो एक्स उधर जाएगा तो माइनस बनेगा, तो 45 माइनस एक्स, तो बात तो वही आया। क्लियर है ना? अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 5 years ago, 5 years ago पिता कितना का था? एक्स सॉरी पुत्र कितने का था? तो 5 वर्ष पहले वो भी तो घटेगा। और पिता 45 माइनस एक्स था, उसमें 5 फिर घटाओगे, और उनके एजों का मल्टीप्लिकेशन, गुणनफल देखो लिखा हुआ है, प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस। अब ये बहुत लोग, मतलब लगभग लोग नहीं किए, कर पाए थे क्वेश्चन एग्जाम में। 45 में से 5 गया सर, गुना करिए सर। 40 में एक्स का एक्स में सर, फिर 120, फिर और बराबर 100। अब ये देखो 40x और 5x कितना होगा? माइनस और माइनस 200 बराबर। अब मैं सारी क्वांटिटी को बराबर के उधर भेजूंगा, इधर क्या बचेगा? अब एक्स स्क्वायर उधर गया तो सर, और 45x उधर गया तो सर, और फिर 200 उधर गया तो प्लस में न जाएगा? 300 बराबर, तो जीरो ही है तो उधर भी जीरो ही ना होगा? नहीं समझे? तो क्या दिक्कत है? तकलीफ़ है तो मत लिखो, गलती वो भी नहीं है और गलती ये भी नहीं है। सर मैं किस मेथड से बताऊं? इसके बाद आपका काम फिर से मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, नहीं तो श्रीधराचार्य का क्वाड्रेटिक फार्मूला। 324 को फैक्टराइज करिए सर। 324 और एक्स स्क्वायर का गुना करते हो, 324 को फैक्टराइज करिए सर। 2 एकम 2, 2 छके 12, 2 छके 12, 2 दूना 2 आठे 16, 2 एकम 3 नवा 27 होता है बे। 3 दूना के 6, 3 7 21, 3 नवा 27, 3 तिया। अब इन्हीं में आपको 2 पार्ट में बांटना है, ताकि जोड़ने घटाने पे 45 है। जोड़ने घटाने पे क्या लूँ? मैं ले लेता हूँ, देखो अंदाज से ही लेना है, जो सटीक बैठ जाएगा उसको ले लेना है, नहीं तो छोड़ देना है। तो 2 दूना 4, 4 तिया। अगर मैं 12 लेता हूँ, 3 तिया 9, 9 तिया 27, तो 27 और 12 को देखो जोड़ के आएगा नहीं ना? तो ये मेरे काम का नहीं है। देखो 3 तिया 9, ठीक है, और 9 दूना 18, यही लिए थे। 18 दूना अब हो जाएगा 9, देख लो 9 6 15, 45 हो जाएगा कि नहीं होगा सर? -36 -9 और 1 से 1 जोड़ोगे आप, गुना करने पे माइनस माइनस, और 36 गुना 9 का ही ना ये सब प्रोडक्ट था, तो 324 तो आएगा सर, करके देख लेना। अब मैं क्या करूँगा? एक्स स्क्वायर माइनस 36x माइनस प्लस 300। फ्री का नंबर है, सब एग्ज़ाम में जाके लूटना है, केवल फ्री का नंबर है। माइनस कॉमन लोगे, अंदर का साइन बदलेगा कि नहीं? कई बार में? 36 बार में, जानते हैं हम, क्योंकि सेम आना चाहिए ये दोनों, है कि नहीं? x माइनस 36 कॉमन, x बराबर और x बराबर 9। अब देखो यहाँ पे तुमको 2 केस मानना पड़ेगा अगला स्टेप में।
बेटा को बड़ा मत करना बाप से। यही किया था। हो गया। हाँ, बेटा को बड़ा कर दोगे दिक्कत हो जाएगी, है ना। मैथमेटिक्स में तो हम कुछ भी कर सकते हैं। तो मैं ये लूँगा केस 1। केस 1 एक्स क्या था? सन ऑफ एज ऑफ सन। तो मैं मानता हूँ कि एज ऑफ सन कितना है? एज ऑफ सन मान लो मैं एक्स माना हूँ वो 36 है। देन एज ऑफ हिज फादर कितना होगा सर? 45 माइनस एक्स, यही ना होगा। हमारा एक्स पिता का था, तो हम केस 1 में मान लेते हैं कि एज ऑफ सन 36 वर्ष है। तो फादर का एज तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 45 माइनस एक्स ही ना है, तो मैं वैल्यू रखता हूँ। तो 45 माइनस 36 सर कितना बचा? 9। तो हमें ये सोचना चाहिए ये कैसे हो सकता है कि फादर छोटा हो जाए और पुत्र बड़ा हो जाए। तो मैं ये लिखूँगा दिस इज़ नॉट पॉसिबल, दिस इज़ नॉट पॉसिबल। ऐसा नहीं कि मैथ में सब संभव है ना, ये संभव नहीं है, ठीक है। देन या therefore consider x is equal to 9। हेलो, यहाँ पे आइए, यहाँ पे इधर करीब, अरे करीब आइए ना, आइए ना। अरे सर आइए, क्या बात है, काहे लेटा है? अरे आइए, कुछ नहीं करेंगे, खाली पूछेंगे काहे लेटा है, काहे सो गए बताइए। हाँ, कितना टाइम हो रहा है? कब से क्लास चल रहा है सर? 4 बजे से लगभग 20 मिनट आप लेट हैं। तो अब सो गए, तुम पहले चलोगे ना घर से, जाइए। तो कंसीडर एक्स बराबर 9, कंसीडर एक्स बराबर 9, जो कि क्या था? एज ऑफ सन। देयरफॉर या फिर सो एज ऑफ हिज फादर, एज ऑफ हिज फादर इक्वल टू 45 माइनस एक्स, यानी कि 45 माइनस 9 यानी कितना? 36 ईयर। तो मेरे को ये लिखना होगा कि एज ऑफ सन इज़ 9 ईयर्स एंड एज ऑफ फादर्स 36 ईयर्स। ये बात समझ में आया? बोलो, तुम्हें समझ में आ गया ना? क्वेश्चंस को फिर से लेना और फिर से पूरा 1 घंटे में सॉल्व करना, मैं सबसे बता रहा हूँ। नहीं करोगे सर, मैं 95% लाने का गारंटी नहीं दे सकता। सारे टेस्ट अटेंड करना पड़ेगा आपको, और सारे टेस्ट के क्वेश्चंस आपको आने चाहिए। आगे देखा जाए। हाँ, ये हो गया ना सर कि नहीं? बाकी है। द सम ऑफ रेसिप्रोकल्स ऑफ रूहीज एज in years 3 years ago and 5 years hence from now is 1/3। find her present age। मान लो मेरे को इंग्लिश वाला बात नहीं समझ में आया, अगर हम पढ़े और हमको नहीं समझ में आया, मेरे पास हिंदी वाला दिया है ना सर, क्या दिक्कत है हमें पढ़ने में? एग्जामिनर समझेगा कि ये हिंदी पढ़ रहा है, इसको कम आता है। सर क्वेश्चन करने से मतलब है हमें, उसको क्या मालूम चलेगा? है कि नहीं? रूही को कम से कम पता चल जाएगा ना। बेइज्जती हो जाएगी सर, हिंदी में पढ़ रहे हैं सर, रूही पकड़ लेगी सर। सर रूही की आयु वर्षों में 3 वर्ष पहले, आज नहीं, आज जो आप भी मानेंगे उससे 3 वर्ष पहले और अब से 5 वर्ष बाद के व्युत्क्रमों। अब व्युत्क्रम नहीं समझ में आता है तो हमें रेसिप्रोकल समझ में आ सकता है। यहाँ पे हेंस वाला बात जो है, फ्रॉम नाउ वाला बात नहीं समझ में आया, मेरे को यहाँ से समझ में आ सकता है कि अब से 5 वर्ष बाद। लेकिन मेरे को आदत तो डालना पड़ेगा ना इस चीज़ को, इंग्लिश को हिंदी या हिंदी को इंग्लिश को कन्वर्ट करने का, तभी तो एग्ज़ाम में कर पाओगे। रूही का वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए, रूही का प्रेजेंट एज ज्ञात कीजिए। मान लेंगे क्या? लेट
प्रेजेंट एज ऑफ रूही टू बी एक्स ईयर। बस इतना ही, प्रेजेंट एज एक्स ईयर है। और उसका जो एज है अब से 3 बरस पहले और अब से 5 बरस बाद का सिंपल जोड़ नहीं, रेसिप्रोकल का जोड़। सिंपल एडिशन ही पढ़ो। रूही की आयु वर्षों में 3 बरस पहले और अब से 5 बरस बाद के व्युत्क्रमों का योग। नॉर्मल एडिशन नहीं कि आप आज x बरस की हो रही थी, 3 बरस पहले सर x - 3 की हुई और 5 बरस बाद सर x + 5 हुई। इनका जोड़ को तुम लिख दिए कितना, 1/3। ये गलत है, ये नॉर्मल जोड़ नहीं है, व्युत्क्रमों का जोड़, रेसिप्रोकल्स का जोड़। यानी कि सबसे पहले x - 3 किए, अब रेसिप्रोकल लो, फिर x - 5 किए, अब रेसिप्रोकल लो, और इसको जोड़ोगे तो 1/3 आएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ये मैथमेटिकल इक्वेशन बना इस पूरे वर्ड्स का। इसको सॉल्व करोगे तो तुम्हारा आंसर आएगा। समझ गए? बोलो। ये सबके साथ तुम्हें जूझना पड़ेगा सर, अगर 100 आउट ऑफ 100 चाहते हो तो। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे सर? होगा? बोलो। x 2x, 5 में से 3 गया, बोलो। और डिवाइडेड बाई गुना कर लो, x² प्लस 5x माइनस 3x माइनस 15 बराबर 1/3। अब कितना है सर? मैं क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकता हूँ और नॉर्मल जोड़ भी सकता हूँ नीचे। तो कितना है सर? 2x प्लस 2 डिवाइडेड बाई x² प्लस 2x, 5 में से 3 घटा, माइनस 15 बराबर 1/, क्रॉस मल्टीप्लाई किया जाए। इसका गुना अगर 1 के साथ करूँगा तो, और 3 का गुना इसका करूँगा तो, सबको इधर बुला लो। 2x के साथ 6x आएगा तो, -15 के साथ +6 इधर आएगा तो, सर दोनों माइनस में आएंगे, -6 आएगा ना। 21 को करना है, 3 7 और 7 में से 3 घटते हुए दिख रहा है, तो x² - 7x प्लस, क्यों माइनस में 7 डाले? क्योंकि बड़े वाले में माइनस डालेंगे तभी ना घट के माइनस वाला आएगा, -4। मध्य पद को 2 भागों में बांट के क्वेश्चन को सॉल्व हो रहा है। -21 बराबर क्या कॉमन होगा सर? क्या कॉमन होगा सर? अब x - 7 कॉमन ले लो। रूही पेट में तो होगी नहीं, हाँ? रूही पेट में होगी और अभी भगवान जी पे भी नहीं होगी। यहाँ से देखो x बराबर, रूही का एज निगेटिव आ रहा है सर। अगर 0 होता तो वो भी पेट में होती, और अगर अभी तो भगवान जी पे है, अभी ब्रह्मा जी उनको बना रहे होंगे, निगेटिव है तो नहीं समझे आप? दिस इज़ नॉट पॉसिबल। ब्रह्मा जी अभी बना रहे हैं उन्हें, अभी 3 बरस लगेगा उनको बनने में, 3 बरस बाद जो है वो पेट में आएंगी। चलिए x बराबर कितना? 7। दिस इम्प्लाई रूही प्रेजेंट एज, रूही प्रेजेंट एज इज इक्वल टू 7 ईयर्स। बात समझ में आ रही है सर? कोई दिक्कत है? बोलिए। हाँ, आप लोगों का एक नया चैनल बना है, मालूम है ना? मैंने भेजा भी है आप लोगों को ग्रुप में। लेट्स फील स्टडी का क्लास 10th का मैं एक अलग से बनाया, उसमें केवल 10th से रिलेटेड वीडियोस जाएंगे आपको, ठीक है ना? उसमें 11th 12th नहीं जाएगा। मैंने 12th का अलग बना दिया, 10th का अलग बना दिया, 11th का भी अलग बना दूंगा।
9th का भी अलग बना देना, ठीक है ना। 4 हो 6 हाँ, हमको वीडियो डालना है, हमें कोई एडिट वेडिट नहीं करना है सर। जिसको देखना है, नहीं देखना है मत देखिए। एडिट करने में इतना समय लगता है कि मेरे को पास समय नहीं है। मैं वीडियो डाल दूंगा बिकॉज ऑफ कि जो बच्चे मान लो मेरे ऐप पे अभी खुल नहीं रहा है, कुछ प्रॉब्लम चल रहा है, तो वहाँ से आप देख सकते हो सर। आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए सर, ठीक है ना। और नोट्स जो है मैं व्हाट्सएप पे दे दूँगा। कल का दिया है भी होंगे, कल गया है, आप देखे नहीं होंगे। जब समय मिलेगा तभी ना सर। अब क्वेश्चन नंबर 18 सर क्या है, पढ़िए। ये क्वेश्चन भी बताया था मैं, कभी भी डिस्टेंस, टाइम और स्पीड से रिलेटेड क्वेश्चन हो तो आपको पहले तो फार्मूला याद होना चाहिए। फार्मूला नहीं याद हो तो उसका भी तरीका बताए थे कि स्पीड तो याद रहता है, किलोमीटर प्रति घंटा में आता है। अगर मैं बोलूँगा कि आपकी बस की स्पीड क्या थी तो आप कहोगे सर 20 किलोमीटर पर आवर थी। सर आपके बाइक की स्पीड क्या थी? सर वो 80 किलोमीटर पर आवर थी। सर भगवान पे जाने की जल्दी थी सर, है ना। अरे भाई तुम लोग बाइक को तो है ना नॉर्मल चलाओ, कोई तुम्हारा इंतज़ार कर रहा होगा। आज से 4 बरस बाद 5 बरस बाद तुम किसी के होगे ना, बेचारी विधवा हो जाएगी आज, समझो इस बात को। कोई ना कोई तो इंतज़ार कर रहा है ना भाई, आज से 4 बरस बाद या 10 बरस बाद करे, कर तो रहा है ना। तो कम से कम समझ रहे बात। हम अपने मैडम को बोल रहा था, ठीक है ना, कि हम तो आत्महत्या करने वाले थे, लेकिन फिर हम सोचे कि आप हमारा इंतज़ार कर रही होंगी। फिर मैंने सोचा कि आपका क्या होगा, अपना तो ऐसे जैसे चल जाएगा। तो अब आ जाते हैं अपने पॉइंट पे। सर स्पीड के बारे में मैंने बताया तो आपने बोला 80 किलोमीटर पर आवर। सर स्पीड के इस फार्मूले से हम लोग अपना फार्मूला जनरेट कर लेंगे। सर कैसे? मैं बोलूँगा किलोमीटर ऊपर है और पर मने बटा और आवर मने नीचे। हाँ, किलोमीटर का यूनिट सर और आवर का सर, यानी कि हमें पता चल गया एक फार्मूला, स्पीड बराबर। तो जो पढ़ने वाले बच्चे हैं अगर भूलते हैं वो जनरेट कर लेते हैं, क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे, ठीक है ना सर। टाइम लगेगा 1-2 सेकेंड लेकिन आ जाएगा। उसके बाद सर आप एक बार क्वेश्चन पढ़िए, क्या कह रहा है। ट्रेन ट्रेवल्स 350 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। एक जो ट्रेन है वो 350 किलोमीटर की यात्रा को यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहा है। यूनिफॉर्म मतलब होता है एक समान गति। ऐसा नहीं कि 20 किलोमीटर प्रति घंटा, फिर 40 किलोमीटर प्रति घंटा, फिर 30 किलोमीटर, नहीं, एक कांस्टेंट स्पीड जो उसकी है उसी से एक समान चाल से कितनी दूरी को वो तो कवर करता है सर? 350 ट्रेन ट्रेवल्स, एक ट्रेन जो है यात्रा करता है 350 किलोमीटर का एक कांस्टेंट स्पीड से, एक यूनिफॉर्म स्पीड से। इफ़ द स्पीड हैड वेरी क्या लिख दिया हूँ मैं, ये हैड नहीं हुआ, आपको ही असुविधा के लिए हमें खेद है, बस इतना ही मान लीजिए, ठीक ना। ये वेरी नहीं है, वो प्रिंटिंग मिस्टेक है, क्या किया जाए। दिख गया तो हट गया, नहीं दिखा तो रह गया। तो इफ़ द स्पीड हैड 5 किलोमीटर पर आवर मोर, अगर मैं उसी ट्रेन की स्पीड को 5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ा देता, इट वुड हैव बीन 1 आवर लेस फॉर द सेम जर्नी। उसी जर्नी को तय करने में 1 घंटे का कम समय लगता। ऑब्वियसली बात है भैया कि आप अपने स्पीड को बढ़ाओगे तो जल्दी पहुंचोगे घर। हाँ, ये भी हो सकता है ना पहुंचो घर, नहीं स्पीड ज़्यादा बढ़ाओगे तो हो सकता है ना भगवान के पास पहुंच जाओ। ऊपर वाले में 350 किलोमीटर लिखा है, नीचे वाले में 360। कहाँ लिखा हूँ मैं? हाँ तो वो प्रिंटिंग मिस्टेक है सर, 350 ही करके मान लो, 350 ही करके मान लो सर। 360 करके मानोगे? अच्छा लग रहा है ना सर। क्या करूं सर, आपने तो एग्ज़ाम में भी नहीं पूछा था मेरे से सर, देखने के बाद ही पता चल रहा था कि हम लोगों से नहीं बनेगा सर।
तो क्यों पूछे हम, है ना? बता दें, आसान नहीं कर सकते। 350 किलोमीटर की यात्रा करती है। यदि गति 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती, मतलब उसकी जो स्पीड है वो 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती, तो यही यात्रा माने 350 किलोमीटर की ही यात्रा पूरी करने में 1 घंटे कम समय लगता। तो रेलगाड़ी की गति ज्ञात कीजिए। तो 2 सिनेरियो बना ना, एक में क्या, जब वो यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहा था, और एक में जब वो 5 किलोमीटर प्रति घंटा से अपने रफ्तार को बढ़ा लिया था। समझ में आ रही बात? तो आप क्या कर लो कि 2 सिनेरियो बना लो। ज़्यादा मोटा हो गया यार ये। पहला, ओरिजिनल स्पीड कितनी मानोगे? हमको तो स्पीड ही निकालना है, रेलगाड़ी की गति ज्ञात कीजिए। तो लेट स्पीड ऑफ ट्रेन टू बी x किलोमीटर पर आवर, x किलोमीटर पर आवर। कोई दिक्कत है? ये पहला केस है जब कोई स्पीड में बदलाव नहीं किए थे। तो जर्नी कितना था, डिस्टेंस कितना था, टाइम भी कुछ लग रहा होगा सर। मैं टाइम को t मान लेता हूँ, टाइम को मैं t1 मान लेता हूँ। पहला सिनेरियो में लगा हुआ टाइम को t1 मान लेता हूँ। सर टाइम कितना होगा? अगर मैं इसी फार्मूला से आपको जनरेट करने का कोशिश करूँ तो टाइम इधर जाएगा सर, और बराबर टाइम इनटू स्पीड बराबर डिस्टेंस। टाइम गुना में आएगा ना, मल्टीप्लाई बाई स्पीड बराबर, तो यहाँ से आप खुद बताओ कि टाइम जो है वो कितना आएगा। अब स्पीड डिवाइड में जाएगा सर, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो मैं यहाँ टाइम t1 को क्या लिखूँगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस सर और स्पीड, ये कब, जब कोई स्पीड नहीं बढ़ा था। ये केस 1 था। इसी तरह 2 लाइन बनाइएगा, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाइएगा। एक पहला जिसमें कोई भी गड़बड़ी नहीं हुई थी, दूसरा जब न्यू स्पीड क्या हो गई थी, न्यू स्पीड कितना हो गया था सर? पहले x था, 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दिए सर, तो x प्लस 5 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया सर। क्या सेम जर्नी है ना, मतलब डिस्टेंस कितना होगा, 300। क्यों? क्योंकि जर्नी सेम ही है, उसी यात्रा को तय करना है। ठीक है सर। टाइम अब तो अलग लगेगा कि नहीं लगेगा? टाइम अलग लगेगा कि नहीं लगेगा? अब टाइम कितना लगेगा, फार्मूला वही है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। फार्मूला थोड़ी बदल जाएगा। हाँ, डिस्टेंस के जगह पे मैं 350 ही लिखूँगा, लेकिन स्पीड के जगह पे अब x नहीं लिखूँगा, x प्लस 5। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप ये बात को सोचिए कि t1 बराबर t2 लिखिए। पहले तो t1 बराबर t2 लिख दीजिए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख दीजिए t1 बराबर t2, और क्वेश्चन को पढ़ के देखिए ये बात मैं जो लिखा हूँ वो समय सही लिखा हूँ कि नहीं। दोनों में समय सेम लगेगा। जब मैं तेज़ी से घर जाऊँगा और आराम से घर जाऊँगा, दोनों में हम घर सेम ही समय पे पहुँचेंगे। तो मैंने तो लिखा कि सिचुएशन 1 में जो टाइम लग रहा है वही सिचुएशन 2 में लग रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। तो कैसा है, पढ़ के देखा जाए। 1 घंटा कम लगता है कब, दूसरे सिनेरियो में कि पहले सिनेरियो में? मतलब जो t2 समय है, t2 जो समय वही ना नया समय है, उसमें क्या हो रहा है, 1 घंटा कम लग रहा है। तो t2 जो है 1 घंटा कम है, हम बराबर लिखे हैं, तो क्या करें कि दोनों बराबर हो जाए। किस में? t1 में प्लस कर दीजिए। t2 में अगर माइनस करोगे तो वो 1 घंटा पहले ही कम समय ले रहा था, जो कि बराबर नहीं था, और घटा दिए तो
बराबर करना है ना हमको इक्वेशन को बराबर करना है, समझिए। T2 1 घंटा समय कम लग रहा था इसमें T2 वाले समय में, और T1 जो था वो तो नॉर्मल जो समय ले रहा था, लेकिन T2 जो समय ले रहा था, समय T2 जो 5 किलोमीटर प्रति घंटा का स्पीड बढ़ा दिया था, उसमें 1 घंटा कम लग रहा था। हमें दोनों को बैलेंस करना है, तो मैं T2 में 1 जोड़ूंगा कि घटाऊंगा? इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि पहले T1 बराबर T2 लिख लो और अपने दिमाग को मैसेज दो कि मैं उधर 1 जोड़ूँ कि इधर 1 जोड़ूँ, तो फिर दिमाग में मैसेज आएगा कौन कम है। हमें क्या करना है? पलड़ा को यहाँ पे हम बराबर करने के लिए खड़े हैं। T1 शुरू वाला समय था, T2 अभी वाला समय, 1 घंटा कम समय लग रहा था और मुझे को बराबर करना है, बैलेंस करना है, तो मैं +1 करूँगा। मैं क्यों जोड़ दे रहा हूँ यहाँ पे? क्योंकि यहीं पे नहीं बन पाता है क्वेश्चन, उसके बाद छूट जाता है। कोई बात ये बात समझ में आई? बहुत हंसी छूट रही भाई, किसकी है हंसी? ज़रा हमें भी बताओ, हम भी हंसें। बहुत दिन से हंसे नहीं हैं भैया। T1 कितना था? 350 बटे x। T2 कितना था? बटे और +1। बात समझ में आया? अच्छा, आप लोगों को ये लॉजिक में दिक्कत है ना कि सर क्वेश्चन में 350 था कि 360 था? हाँ, तो मैं क्वेश्चन तो लिखा ही था ना, मैं देख लेता हूँ ना। 18 नंबर 350 ही था। अच्छा, वो इसमें भी दिक्कत था। ओहो, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। क्वेश्चन का मकसद, क्वेश्चन का कहानी समझ में आना चाहिए। ये हो गया सर। मैं एलसीएम ले लूँ यहाँ पे, कितना आएगा? 350 और इधर होगा 350 में 5 जोड़िएगा ना सर, तो 350 का ब्रैकेट में क्या आएगा? ये x + 5 और उधर 355 होगा। बताओ होगा? तो x + 355 के मल्टीप्लाई में क्या आएगा? x आएगा। तो 350x और प्लस 35 गुना 5 होगा। x में x का करेंगे तो, और 355x। अब सबको मैं बराबर के क्या करूँगा? सबको मैं बराबर के एक साइड करूँगा ना, बोलो। सबको मैं उधर भेज देता हूँ, इधर क्या बचा? और x², देखो ये 350x है, उधर जाके माइनस में बनेगा, और ये 355x है तो प्लस में 5x बनेगा, और माइनस में 350 गुने 5 बराबर 0 होगा ना? नहीं बोल रहे हो? सही है ना? अब मैं फैक्टराइज करूँगा रफ में, किसको? -350 गुने 5 इंटू x² को। देखो 35 को फैक्टराइज करूँगा तो क्या आएगा? 350 को 35 गुने 10 आएगा। 35 को करूँगा तो 7 गुने, और 10 को करूँगा तो रफ में जाने की ज़रूरत ही नहीं है। हो गया सर। जोड़ने घटाने पे 5x आना चाहिए। कैसे आएगा सर? 50 25 25 दूना 50 और 7 5 आएगा 15 हो जाएगा, काम गड़बड़ा जाएगा। तो ये लिया जाए, ज़रा देखा जाए। क्या लिया जाए? श्रीधराचार्य से तो हो ही जाता है, मैं इससे देख रहा हूँ ना। डिस्क्रिमिनेंट अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं आएगा तो इससे बनेगा नहीं। अगर डिस्क्रिमिनेंट परफेक्ट स्क्वायर नहीं आएगा तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से नहीं बनता है। काम आ रहा है कि नहीं? देखो तो ज़रा। 360 रहता तो हो सकता है काम हो जाता। यहाँ से देखा जाए, अगर मैं 5 और 7 को और 5 को 2 को लेता हूँ, वही तो लिया था ना।
नहीं 70 हो जाएगा, फिर 70 और 25 के पेयर से आएगा जी। तो चलो डिस्क्रिमिनेंट निकाला जाए। बी स्क्वायर माइनस कितना होगा सर, 5 का स्क्वायर माइनस 4 गुना 1 गुना सी का नाम माइनस 350 गुने 5, 25 हुआ और माइनस माइनस प्लस पंचौके 20। अब आसान है ना गुना करना, 35 दूना और 2 को 0, नहीं समझे? कितना आया 70 25। क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है सर? क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है? 70 25 परफेक्ट स्क्वायर है? करके देखा जाए। 2 तिया 6, 2 पाँचे 10, 2 एकम 2, 2 से तो वैसे जाता नहीं यार, क्यों ले जा रहा हूँ मैं। 5 2 7 और 7 7 14, 5 से जाएगा सीधे। 5 एकम 5, 2 0 है ना, पंचों के 20, 2 नहीं गया 0 बार में, फिर 50 25। सही है सर? 5 दूना के 10, 5 8 40, 5 एकम 5। अब तुमको नहीं लग रहा है 8 1 9 9 और 2 11 हो जाता है? अब तो नहीं जाएगा किसी भी नंबर से, 7 से भी नहीं जाएगा। ठीक है, तो ये जो है डायरेक्ट हम लोग क्या लिख सकते हैं, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी बाई 2 है। एक काम करते हैं, हमने क्वेश्चन में जो स्पीड था वो 350 लेके काम किए थे, वो मिस्टेक था, 360 लेके किया जाए। अब कहोगे सर ये रहेगा, तब सर ये रहेगा ना, तब प्लस वाला कंसीडर करके एक माइनस वाला आएगा और एक, तो आप जानते हो कि स्पीड कभी निगेटिव, तो प्लस वाला आंसर लिख देना, डिवाइड में ही आएगा, क्या कर सकते हैं। अच्छा ला दीजिए। ओहो ओहो, कितना होगा, -5 प्लस माइनस अंडर रूट 5 गुने 5 गुने 281। देखो 281 से बाहर क्यों नहीं आएगा, इसका कारण मैं बता देता हूँ। ठीक है, 200 किसका स्क्वायर होता है? 200 किसी का स्क्वायर नहीं होता है सर, 100 होता है ना, 144 होता है। आगे बढ़ो, 15 का स्क्वायर 225 होता है, 15 का, तो 15 का स्क्वायर सर आपका 225 हुआ, और 16 का स्क्वायर 16 का स्क्वायर बताइए 256 हुआ, और 17 का स्क्वायर सर 289, और 18 का स्क्वायर सर 300। तो आप जानते हैं ना, या तो 15 या तो 16 या तो 17, उसके बाद 18 होगा। ये तो किसी का ही ये नहीं है 281, तो ये किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। डिवाइडेड बाई 2 इंटू ए का वैल्यू 1, ये तो 1 ही है ना। तो अब देखो माइनस में तो स्पीड होगी नहीं, तो जब 2 को साइन कंसिडर करोगे -5 प्लस, अच्छा एक बात बताओ, 5 बाहर आ जाएगा, और अंडर रूट 281 बटे में एक प्लस वाला और एक -5 -5 अंडर रूट 281 बटे में 2। ये पॉसिबल होगा क्योंकि कोई भी चीज़ की स्पीड निगेटिव नहीं होती है। फिजिक्स में पढ़े होगे, स्पीड निगेटिव नहीं होती है सर, वेलोसिटी निगेटिव होती है। डिस्टेंस निगेटिव नहीं होती है सर, डिस्प्लेसमेंट निगेटिव हो सकती है, पढ़े होगे ना। तो इस तरह से आपका आंसर ये हो जाएगा, इतना किलोमीटर पर आवर। इतना किलो जो भी आएगा मैं नहीं जानता, लेकिन जो भी आएगा उतना किलोमीटर पर आवर। क्यों? क्योंकि एक ही ने माने थे हम। बात समझ में आ रही है? तो मैं ये मान के अब चल रहा हूँ दूसरा सिचुएशन में कि ट्रेन की स्पीड जो थी वो 360 थी, तो मैं यहाँ क्या लिख दूँगा 360, यही ना होगा। यहाँ भी 360 और यहाँ भी 360, यहाँ भी 360, बोलो यहाँ के बाद मैं कैलकुलेशन कर लेता, यहाँ के बाद मैं कैलकुलेशन कर लेता हूँ सर, क्या दिक्कत है? यही ना है 360, ये 360 कहाँ जाएगा सर? यहाँ जाएगा, और सर यहाँ आएगा, और सर यहाँ आएगा, बस। और सर
यहाँ भी आएगा सर, और सर यहाँ भी जाएगा सर। ठीक है सर, कोई दिक्कत है यहाँ तक? बोलो सर। दिक्कत तो इतना है कि सर ना कह पा रहे हैं ना आपको छोड़ने के लिए बोल पा रहे हैं सर। 365 होगा सर ये, और इनटू में x। कोई दिक्कत अभी तक बात समझ में? 60 5 65 और x गुना में गया। अब कितना होगा सर? 300। चलो मैं यहाँ कर लेता हूँ। 360x प्लस 360 गुने 5 बराबर x स्क्वायर प्लस 365x। सबको उधर भेजना है हमें, इधर 0 बचा, x स्क्वायर। अब देखो 360 उधर जाएगा, 365 में से घटेगा तो अभी भी 5 ही x बचेगा। लेकिन अब जो है माइनस 360 गुने 5 होगा, सही है ना? तो x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 360 गुने 5 बराबर। अब मैं किसको फैक्टराइज करूँगा सर? 360। उस समय 360 नहीं था सर, 360 माइनस 360 गुने 5x स्क्वायर, यही करूँगा ना। 36 को 360 में मैं 36 गुना 10 लिख सकता हूँ, बोलो। ठीक है सर, मैं 36 को 6 गुने 6 लिख सकता हूँ, 10 को 2 गुने 5 लिख सकता हूँ। ये 5 छूट रहा था, बोलो ये वाला। 36 को मैं 6 को 2 गुना 3 लिख सकता हूँ, इस 6 को 2 गुना 3 लिख सकता हूँ। क्या इससे ज़्यादा फैक्टराइजेशन होगा अब? ठीक है सर। अब इसको 2 बराबर भाग में बांटो, जोड़ने घटाने पे 5 आना चाहिए। कैसे होगा बताओ? एक काम करते हैं, पहले 36 को लेते हैं और 50 25 25 दूना 50 तो नहीं आएगा, बोलो। तो एक काम किया जाए, 3 वाले को पूरा एक साथ ले लो। 3 तिया 9 और 9 पचे 45। और क्या बचा सर? 2 दूना 4 दूना 8 5। ज़िंदगी का मज़ा खट्टे में है। आ गया? घटाने पे नहीं आएगा, और गुना करने पे माइनस चाहिए ना। तो 350 नहीं था सर, 360 था। मैं क्या कर सकता हूँ, मैं भी इंसान हूँ, गलती हमसे भी हो सकती है। अब तो बोलबे करोगे, अब तो बोलबे करोगे। अरे भाई उससे भी कुछ सीखे ना, कि नहीं सीखे, ही बताओ। माइनस कॉमन ले, प्लस होगा ना, और तुम तो जानते ही हो यही आएगा। गुना करके आराम से देख लेना। अब बताओ, स्पीड कभी निगेटिव होगी तो यहाँ से कितना आएगा? यहाँ से 40 आएगा। x बराबर यहाँ, और यहाँ से x बराबर, तो यही एक्सेप्टेबल होगा। नॉट एक्सेप्टेबल ड्यू टू नेगेटिव स्पीड। ठीक है सर, दिस इज योर आंसर। कोई दिक्कत है? अब लास्ट क्वेश्चन बच गया, कर लिया जाए उसे भी। क्या है, पढ़िए। ओहो, टावर टीवर को लिखा गया है साला। यही ना है क्वेश्चन? नहीं सर, क्वेश्चन तो यही है। मैं आपको हिंदी वर्जन ना यहाँ लगा देता हूँ, ठीक ना। हिंदी वर्जन में थोड़ा सा दिक्कत है। कोई दिक्कत सर? क्योंकि फिर मेरे को उसको बनाने में समय लगेगा। हिंदी वर्जन यहाँ पे है, लगा देता हूँ मैं, क्या दिक्कत है? ठीक है सर। कह रहा है कि फ्रॉम द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग 60 मीटर हाई, 60 मीटर ऊंचे भवन के टॉप से, हिंदी में देख लो, कंफ्यूजन हिंदी। 60 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से देखने पर आगे बढ़ते हैं। फ्रॉम द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग ऑफ 60 मीटर हाई, यानी 60 मीटर ऊंचे भवन के टॉप से, टॉप मतलब शिखर से,
तो पहले बिल्डिंग तो बना दिया जाए, बना दिया जाए, बोलो। चलो मैं बना देता हूँ। ये मान लिया कि ये 60 मीटर का बिल्डिंग है सर, और मैं बिल्डिंग है तो इसे बी बोल देता हूँ ताकि मेरे को समझ में आए कि ये बिल्डिंग है, नहीं तो यहाँ पे लिख दो। ठीक है सर। क्या कह रहा है? द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ अ टावर। कैसा? द एंगल ऑफ डिप्रेशन, यानी कालिया को देखना है कि आलिया को? डिप्रेशन में कालिया। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ, वो ये बात वही समझ सकता है जो पहला दूसरा लेक्चर देखा होगा। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ द टावर। टावर का टॉप और बॉटम का एंगल ऑफ डिप्रेशन, सुनिएगा ध्यान से। तो टावर छोटा होगा बिल्डिंग से, क्योंकि बिल्डिंग के टॉप से आप देख रहे हो और डिप्रेशन के लिए आपको नजरें नीचे करनी पड़ेगी। और किसको देखना है? एक टावर के टॉप को भी और बॉटम को भी। हिंदी में पढ़ लीजिए। देखने पर एक टावर के शिखर और तल के अवनमन कोण क्रमशः 30 डिग्री तथा 60 डिग्री है। किसका शिखर और तल? टावर का शिखर और तल। कहाँ से देखने पे? एक भवन के 60 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से, यानी कि जो टावर थी वो बिल्डिंग से छोटी थी। बिल्डिंग से क्या थी? अच्छा, दोनों चीज़ें कहाँ होगी? बिल्डिंग और टावर दोनों कहाँ होगा? हमको लगा मेरे सर पे बोलोगे। हाँ, तो सर ध्यान से देखिए। हेलो, ये आपका क्या है? टावर है। आप इसको टी बोल दो, इसको कुछ भी बोल सकते हो। अब ए बी हो चुका है, सी बोल दो। अब देखो, यहाँ से पहले कहाँ देखेंगे? मम्मी को ना, पहले मम्मी को, और वहाँ से जब मम्मी से नज़रें मिली तो कालिया को। आलिया ऊपर नहीं है हवा है, हवा। टावर है बेटा यहाँ पे, और यहाँ पे धरती का पूरा ये क्या बोलते हैं, भवन का शिखर था। तो उधर आलिया कहाँ रहेगी? हवा में थोड़ी रहेगी। भूत बन गई क्या? भूत नहीं ना बन गई कोई। समझ रहे हो आप? तो ये एंगल क्या डिग्री है सर? ये टॉप वाला है, और एक वो कौन वाला रहेगा? एक बॉटम वाला रहेगा सर। यहाँ से नीचे की तरफ देखिएगा। ओहो, तो क्या होगा सर? हाँ सर, ये वाला एंगल 60 डिग्री होगा, जो कम है वो 30 डिग्री, यानी कि ये एंगल 30 डिग्री और ये एंगल 60 डिग्री। अब सुनिए ध्यान से, तुरंत जो है आपको एक दिमाग में होना चाहिए अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। उसके लिए आपको सर क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे एक पैरेलल लाइन बनाना पड़ेगा। ठीक है सर? और आपको ये सोचना होगा कि यहाँ से लेके यहाँ तक एंगल है। सुनिए ध्यान से, यहाँ से लेके यहाँ तक एंगल है, इसी को आगे बढ़ाइए। यहाँ से ये वाला एंगल, ठीक है? ये कितना डिग्री होगा सर? 60 डिग्री। यहाँ से यहाँ तक है सर, इसी को आगे बढ़ाइए, यहाँ से यहाँ तक। ये क्या डिग्री होगा? 30 डिग्री। अब ये एक्चुअल फिगर बना आपका। ठीक है? क्या क्या पूछा है? फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। टावर की हाइट पूछा है, h मान लिया जाए। एंड और क्या पूछा है? एंड द डिस्टेंस बिटवीन द बिल्डिंग एंड द टावर। ये हमारा बिल्डिंग था, ये टावर था, उसके बीच का डिस्टेंस यही ना होगा। इसको क्या मान लेंगे? y चाहे x, कुछ भी मान लो। हमें दोनों निकालना है सर। मैं जब हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ा रहा था, जो लोग नहीं भी पढ़े हैं वो हमारी बात को ध्यान से सुने, इतना ही काम आता है। चाहे आप फिर से पढ़ोगे तो भी मैं वही बोलूँगा। एक राइट एंगल ट्रेंगल और एक दिया हुआ एंगल वाला ट्रेंगल ढूंढिए। फिर से सुनो, एक राइट एंगल में 90 डिग्री वाला और एक दिया हुआ एंगल वाला ट्रेंगल ढूंढिए। तो ये दिया हुआ एंगल है वो 60 डिग्री है और 90 डिग्री। ये बिल्डिंग जो है धरती पे टेढ़ा खड़ा होता है क्या? ऐसे, वो भी टावर से बड़ा बिल्डिंग।
कहाँ पे है? 7 मीटर। इधर ही है, अगल बगल में है। क्या बताऊँ मैं, वो डंटा लगा के नहीं रोका हुआ है, ऐसे है ही पूरा ज़मीन से। 7 तजुर्बे में नहीं आता है। 7 अजूबा में? अच्छा, तो वो अजूबा वाला बात है, रियल में ऐसा पॉसिबल नहीं है। अजूबा वाला बात है, रियल में ऐसा पॉसिबल नहीं है। समझ रहे हो आप? जी सर। तो मैं एक राइट एंगल ढूंढ लिया ना, बी ए सी, इन ट्रायंगल बी ए सी। अब देखो किस में रिलेशन चाहिए, इसमें और इसमें, ये चाहिए ना हमें, एक्स बेस है चाहिए ना, और दिया क्या है 60 मीटर। तो परपेंडिकुलर और बेस में कौन सा रिलेशन? tan वाला। तो tan 60 डिग्री इज नथिंग बट परपेंडिकुलर बाई बेस। 60 डिग्री का वैल्यू √3। परपेंडिकुलर सर 60 डिग्री के लिए ए बी यानी कि 60 मीटर, और बेस x क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे सर, कितना आएगा? x √3 बराबर 60। तो x बराबर क्रॉस रेशनलाइजेशन होता है ना, 3 का बाहर क्या आ जाएगा? 3, और ऊपर रह जाएगा √3। कितनी बार में? 20√3। तो ये भी तो निकालना ही था। हाँ, √3 का वैल्यू दिया था क्या? तो वैल्यू रखना पड़ेगा सर, वैल्यू रखना पड़ेगा। x बराबर 20 गुने √3 का वैल्यू 1.73 दिया गया था। अब 20 से गुना करना है ना, लोग 20 से गुना करने लगते, भाई 2 से कर 0 बढ़ा लेना, 0 पहले ही बढ़ा लो। 2 दूना 3 दूना 6, 7 दूना के 14, 2 एकम 2 और 1 3, दशमलव के अंक के बाद 1 2 3 यानी यहाँ पे। तो x की वैल्यू 34.64 मीटर। ये क्या था? डिस्टेंस बिटवीन टावर एंड बिल्डिंग। समझ में आ रही बात? अब देखो एक और भी बात हम बोले थे, एक और भी दिया हुआ चीज़ निकालना है तुम्हें, एच निकालना है। उसके लिए दिया हुआ एंगल और राइट एंगल वाला ढूंढो। अब कौन है? 30 डिग्री वाला। तो 30 डिग्री वाला के लिए तो यहाँ कुछ मानना पड़ेगा, क्योंकि राइट एंगल तो यही ना है। तो यहाँ कुछ मान लो, अपने मन का है, पी मान लो। सर पी नहीं मानेंगे, हमारे वाली तो आर से है सर, मैं आर मानूंगा। सर जो मानना है मान लो, आंसर आ जाएगा। अगेन कंसीडर ट्रायंगल बीपीटी क्या होगा सर? tan 30 डिग्री क्या होता है सर? परपेंडिकुलर बाई बेस। 30 डिग्री कितना होता है सर? और परपेंडिकुलर का वैल्यू में लोचा हो जाएगा अब तो, क्योंकि हमें केवल इतना ही ना परपेंडिकुलर बताना है, लेकिन हमें तो टोटल दिया है। सर ये h को घिसका लो, ये कितना है बड़ा? यहाँ से यहाँ तक कितना बड़ा है सर? h माने हो सर, तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये कितना होगा? तो टोटल 60 है, और यहाँ से नीचे वाला h है, तो ऊपर वाला कितना बचा? 60 माइनस h बचा। नहीं समझे? तो इतना आप ही को करना पड़ेगा, एग्ज़ाम में कोई दूसरा नहीं आके बताएगा कि ये h है तो इसे भी h मानो, पूरा 60 है तो ये h माने हो, तो 60 में से h घट जाएगा तो बचेगा। माज टेस्ट भी देने नहीं आए थे, इधर ध्यान भी नहीं है, आज तुम्हारे घर पे हम फ़ोन करने वाले हैं। परपेंडिकुलर कितना होगा सर? 60 माइनस कैपिटल H, और बेस कितना होगा सर? वही होगा ना सर, बेस ये होगा ना, और ये x है तो ये भी, क्योंकि आप जानते हैं कि ये एक रेक्टेंगल है सर। स्क्वायर आपको नज़र आ रहा है। आपको कौन बोल दिया कि ये h और ये x दोनों बराबर है? ये h और x बराबर होगा तब ना आप स्क्वायर कहोगे। आप तो अभी h निकाल रहे हो, बिना निकले कैसे कह दोगे? सर दिखने में लग रहा है सर, दिखने में लग रहा है सर, दिखने में लग रहा है। बेस कितना होगा सर? 100 का। आप x का वैल्यू ये मत रख देना,
हाँ क्या हुआ? सेम ही ना। कौन बोला सेम है? कैसे सेम है? मैं ये टावरवा को ये टावर को इधर ही कर देता तो छोटा नहीं हो जाता वो? मैं हाथ से बनाया हूँ सर। आप इतना भरोसा मत मुझ पे मत करिए कि आपको लगे कि ये और ये बराबर है। जब तक एच की लंबाई और बेस की लंबाई जो अभी निकलने वाला है, एच निकल रहा है अभी, एच निकलेगा यहाँ से, वो बराबर ना दिख जाए तब तक आप कैसे बराबर कर दोगे? एक्स तो निकल गया, अब एच निकले तब तो। समझने वाले समझ गए। सर अब जो है ना बच्चे जो है एक्स का वैल्यू, व्हाट इज दिस? हाँ अरे सबका ऑप्शन है अंडू इंडू सबका ऑप्शन है अंडू। कोई मक्खी होगी चल दी होगी, ये क्या नहीं चल रही है, समझ रहे हो आप? तो यहाँ पे 1/, एक मिनट, मैं x से गुना करूँगा ना उधर, तो x और बराबर √3 इंटू 60, यानी कि 60√3 और माइनस √3h। सर x की वैल्यू ये मत रखना है ना, ये रखो। हाँ जब कटा बिटालोगे लास्ट में अगर √3 आएगा तब वैल्यू √3 का रखना, ठीक ना। x का वैल्यू 20√3 कितना हुआ सर? 20√3 है ना x का वैल्यू, और बराबर 60√3 माइनस √3h। मैं बोलूँगा √3h भाई तू इधर आ जा, प्लस में हो जाएगा। सही बात है, प्लस में हो जाएगा ना। इसको मैं उधर भेजूँगा तो 60√3 माइनस 20√3 40√3 नहीं होगा सर। अब √3 से √3 स्वाहा तो h बराबर, अब तुम √3 का वैल्यू अगर 1.732 डाल दिए या ये वाला x का वैल्यू डाल दिए होते तो सोचो कैलकुलेशन कितना कॉम्प्लिकेटेड होता। ये छोटी छोटी बातें क्वेश्चन बनाते समय सीखते हो आप। तो h का वैल्यू कितना आ गया? 40 मीटर। हेंस हाइट ऑफ टावर 40 मीटर एंड हाइट ऑफ डिस्टेंस बिटवीन टावर एंड बिल्डिंग 34.64। तो कैसे स्क्वायर है सर? रेक्टेंगल है ना। हाँ देखने समझ रहे हो आप? समझ रहे हो आप? तो मैं फाइनल आंसर में क्या लिख दूंगा? हेंस हाइट ऑफ टावर इज इक्वल टू 40 मीटर एंड ये लिखना पड़ता है सर फाइनल आंसर में जो पूछा है। ऐसा नहीं कि बस ये आंसर करके छोड़ दोगे। हेंस डिस्टेंस बिटवीन बिल्डिंग एंड टावर इज इक्वल टू 34.64 मीटर। कोई दिक्कत है सर? तो आपका ये भी पूरा तरह से ख़त्म हो गया, टेस्ट 1 और टेस्ट 2। कल से हम लोग एरिथमेटिक प्रोग्रेशन एक्चुअली शुरुआत ही है। जो लोग पहला लेक्चर नहीं देखे हैं एरिथमेटिक प्रोग्रेशन का, आज मैं अपलोड किया हूँ। 7 बजे प्रीमियम हो जाएगा, अभी प्रीमियम है, 7 बजे वो खुलेगा, ठीक है ना। मैं आपके व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दिया हूँ, यूट्यूब पे है वो। 7 बजे रात को आपका प्रीमियम होगा, 7 बजे आप देख लीजिएगा एरिथमेटिक प्रोग्रेशन का पहला लेक्चर। क्योंकि जो लोग भी एरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं देखे होंगे पहला लेक्चर, उनको दूसरा लेक्चर में थोड़ी सी दिक्कत की सामना होगी। बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि अभी एक ही लेक्चर हुआ है, लेकिन आप देख लो अच्छे से। क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत बोलो। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के पास ज़रूर इसे शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।